गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 71 तक किया था, ठीक है, और 72 और उसके बाद के क्वेश्चन करेंगे हम आज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है ए पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, ओके, इफ द पर्सन's इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, ओके, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 10%, ओके, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स। ठीक, हिंदी में पढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक, यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, ठीक, तथा व्यय 10% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले जो जैसे जैसे सवाल कहता जा रहा है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, कहाँ गए, अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। 75% की वैल्यू क्या होती है? 75% की वैल्यू होती है 3/4। ये आपको याद होगी, या फिर परसेंटेज हटा के 1/100 से गुणा कर लीजिए, उससे भी आपका उत्तर 3/4 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है भिन्न का कि 4 का 75% है 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि उसकी आय 4 यूनिट थी तो वो 3 यूनिट खर्च करता है। ठीक है, तो हम क्या नाम है, इनकम मानते हैं हम आई, एक्सपेंडिचर मानते हैं ई, सेविंग्स को मानते हैं हम एस। यदि उसकी इनकम 4 यूनिट है, ठीक है, तो वह अपनी आय का 75% खर्च करता है। 4 यूनिट का 75% 3 यूनिट, तो वो 3 यूनिट खर्च कर देता है। अगर वो 4 यूनिट कमाता है, 3 यूनिट खर्च कर देता है, तो वो बचाता कितना है? 1 यूनिट। ये अनुपात है। ठीक है, अब हमको इनका आगे प्रतिशत निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, इस 4 का, इस 3 का, इस 1 का। तो एक काम करते हैं, इसको 400 मानते हैं, इसको 300 मानते हैं, इसको 100 मानते हैं। इनका जब आप अनुपात निकालेंगे तो 4 3 1 ही आएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं सवाल। आगे सवाल क्या कहता है? यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, ठीक है, इसका मतलब यदि उसकी आय 400 यूनिट थी, ठीक, तो उसकी आय 20% बढ़ गई, तो 400 का 20% क्या होगा? यहाँ निकाल लेते हैं। 400 का 20%, 400 गुणा 20%, 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से कर लीजिए, 400 गुणा 20/100, 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, तब भी ये 1/5 ही आएगा। ठीक है, अब 5 से काट लेते हैं, 5 1 5 और 5 8 40, 0 का 0 0। इसका मतलब हुआ ये है 80 यूनिट। तो 400 का 20% हुआ 80 यूनिट। इसका मतलब इसकी आय 80 यूनिट बढ़ जाती है। ठीक है, आगे क्या कहता है? आगे कहता है तथा व्यय 10% बढ़ता है। व्यय है यहाँ पे 300%, 300 यूनिट। तो 300 यूनिट का 10% कितना होगा? 10% की वैल्यू 1/10 होती है। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 300 गुणा 10% का चिन्ह हटा कर 100 से कर दो भाग बटा 100। इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं, दोनों तरीकों से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कटा, तो ये हो गया 30 यूनिट। इसका मतलब है कि उसका जो खर्चा है वो 30 यूनिट बढ़ गया। तो अब आप एक बात बताइए जरा। बात इस प्रकार है कि यदि किसी की आय 80 यूनिट बढ़ गई, उसका खर्चा 30 यूनिट बढ़ गया, तो उसकी बचत कितनी बढ़ी? तो 80 - 30 बराबर 50 यूनिट खर्चा बचत बढ़ गई। ठीक है, अब पूछा यूनिट में तो नहीं है, पूछा किसमें? कि बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो परिवर्तन क्या हुआ? प्लस का चिन्ह का मतलब वृद्धि। तो वृद्धि कितनी हुई? 50 यूनिट की वृद्धि हुई। कितने पे हुई? तो शुरुआत में सेविंग्स कितनी थी? 100 यूनिट बटे 100 यूनिट गुणा 100%। ठीक है, तो 100 एकम 100, 100 एकम 100, तो ये आ गया 50% की वृद्धि हुई कुल मिला के उसकी सेविंग्स में। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? ए पर्सन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, कोई दिक्कत नहीं, इफ द पर्सन's इनकम इंक्रीजेज बाई 25%, ठीक, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 25%, ओके, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स। ठीक है, तो ये सवाल तो पढ़ के आंसर आ गया, लेकिन इसको पहले बेसिक से करवाएंगे, फिर हम बताएंगे कि इतनी जल्दी आंसर आया कैसे।
अब हिंदी में पढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, ठीक है। यदि व्यक्ति की आय 25% बढ़ती है, ठीक, तथा व्यय 25% बढ़ता है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो 80% की वैल्यू क्या है? 80% की वैल्यू आप देखेंगे, 80% की वैल्यू होती है 4/5। इसका मतलब यदि उसकी इनकम 4 यूनिट थी, 5 यूनिट थी, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा? 5 का 80%, 4 यूनिट। तो वही हम यहाँ लिख लेते हैं कि यदि उसकी इनकम 5 यूनिट थी, उसका एक्सपेंडिचर 4 यूनिट था, तो उसकी सेविंग्स कितनी होंगी? सेविंग्स होगी 1 यूनिट। ये तो पता है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है, मतलब आय बराबर खर्च प्लस बचत, ठीक है। इतना तो पता होगा कि आय क्या होती है? आय जो खर्च और बचत दोनों का योग होता है, ठीक है। अब हमको आगे प्रतिशत निकालना है, जैसे यहाँ 25% है, यहाँ पे भी 25% है, तो एक काम करते हैं, इसको 5 ना मान के इसको 500 मानते हैं, इसको 400 मानते हैं, इसको 100 मानते हैं, ताकि हमको प्रतिशत निकालना आसान रहे। अब पूछा है कि यदि व्यक्ति की आय 25% बढ़ती है, इनकम कितनी है? इनकम है 500, तो 500 का 25% कितना होगा? 500 का 25% इधर निकाल लीजिए चाहे तो, 500 गुणा 25/100, यही हुआ ना 500 का 25%। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, और 25 पंजे 125, ठीक। तो इसका मतलब 500 का 25% हुआ 125, यह है वृद्धि में, ठीक। और पूछा क्या है? व्यय भी 25% बढ़ता है, तो 400 का 25% कितना हुआ? 400 गुणा 25%। अब या तो चाहे इस तरीके से 100 से भाग कर लीजिए, या फिर 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो ये होगा 400 गुणा 1/4, तो 4 एकम 4, और 4 से ये 100 बार चला जाएगा, तो मतलब इसका उत्तर आ गया 100 यूनिट की वृद्धि। तो 400 का 25% कितना हुआ? 100 यूनिट की वृद्धि, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूले से जरा ज्ञात कीजिए कि यदि किसी की आय 125 बढ़ी, ठीक, 125 यूनिट बढ़ी, किसी की आय 125 यूनिट बढ़ती है और उसका खर्चा 100 यूनिट बढ़ता है, किसी की आय 125 यूनिट बढ़ी, उसका खर्चा 100 यूनिट बढ़ा, तो उसकी बचत कितनी यूनिट बढ़ी? बचत बढ़ी 25 यूनिट, तो बचत कितनी बढ़ी? 25 यूनिट, ठीक। अब पूछा क्या है? प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, प्रतिशत परिवर्तन। तो परिवर्तन में तो आएगा कि वृद्धि हो रही है, ठीक है। परिवर्तन में क्या हो रहा है? परिवर्तन में हो रही है वृद्धि। तो कितने पे वृद्धि हो रही है? तो शुरुआत में कितनी सेविंग थी? 100 यूनिट, तो 100 यूनिट पे वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? हो रही है 25 यूनिट की वृद्धि, सॉरी, हो रही है 25 यूनिट की वृद्धि। अब प्रतिशत में लेना है तो गुणा 100%, तो 100 एकम 100, 100 एकम 100 बराबर 25%। तो इसका मतलब है कि वह 25% की वृद्धि हो रही है। यहाँ वृद्धि और कमी को नहीं पूछा गया, सीधे परिवर्तन को पूछा गया, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब हम इसको एक तरीके से और करते हैं। अब एक बात बताइए, जैसे कि एक व्यक्ति की आय चाहे कितना भी खर्च कर रहा है, उसको छोड़ दो आप, ठीक है। यदि व्यक्ति की आय 25% बढ़ रही है और व्यय भी 25% बढ़ रहा है, तो बचत में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगी? तो बचत में भी 25% का ही परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि जितना प्रतिशत बढ़ रही है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, प्रतिशत में ही बढ़ रही है, चाहे फिर वो किसी का भी प्रतिशत निकालो आप। जैसे यदि मान लो 80% ना होकर यहाँ 60% होता, तो 60% की वैल्यू चाहे कितनी भी होती, जैसे मान लेते हैं हम 100 है, ये 50 है और यहाँ 50 है। अगर 100 का यहाँ 10% बढ़ रहा है और ये भी 10% ही बढ़ रहा है, तो 100 का 10% होगा 10 यूनिट, ठीक, और 50 का 10% होगा 5 यूनिट। तो अगर ये 10 यूनिट बढ़ा, यहाँ 5 यूनिट बढ़ा, तो यहाँ कितना बचा? यहाँ भी 5 यूनिट बढ़ना। तो 5 यूनिट कितने पर बढ़ा? 50 यूनिट पर, तो 5/50
बराबर 1/10, दैट मीन्स 10% ही बढ़ा। तो वही है कि अगर आय भी 10x% बढ़ रही है और व्यय भी x% बढ़ रहा है तो जो बचत है वो भी x% ही बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आय भी 25% बढ़ रही है और खर्चा भी 25% बढ़ रहा है, तो फिर क्या बोलते हैं उसको, बचत भी 25% ही बढ़ेगी। तो ऑप्शन ए इसलिए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 क्या कहता है, ए पर्सन स्पेंड्स ₹550-100 आउट ऑफ एन इनकम ऑफ 7,650। ओके, $7,650। ठीक, इफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाई 90% एंड 13% रेस्पेक्टिवली, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स। ठीक है, तो अब हम सवाल को करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने, हिंदी में पढ़ते हैं पहले, ₹7,600 आय में से ₹5,100 व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में क्रमशः 19% और 13% की वृद्धि हो जाती है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, आय कितनी है, तो होता क्या है, आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। आय कितनी है, आय है 7650, 7650 हो गया। ठीक, खर्चा कितना है, खर्चा है यहाँ पे ₹5,100, खर्चा है 5100। तो बचत कितनी बची, 7650 में से 5100 घटा लो, यहाँ बचे 50, ये 5 और ये 2, ₹2550 की बचत हो गई। ठीक, 2550 की बचत होगी। अब क्या कह रहा है, यदि आय तथा व्यय में 19% और 13% की वृद्धि होती है। आय में तो हो गई 19% की वृद्धि, खर्च में, व्यय या खर्च में हो गई 13% की वृद्धि। तो इसमें पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले 7650 का 19% निकालो, तो 7650 गुणा 19/100। तो देखो, 1 0 से कटा 1 0, अब इसमें गुणा कर दो, 19 पंजे 95 हासिल लगे 9, 19 छक्का 114 और 9 123 हासिल लगे 12, 19 सत्ते 133 और 12 145 बटा 10 बराबर 1453.5। तो इसमें कितने रुपए की वृद्धि होगी, यहाँ वृद्धि होगी 1453.5 रुपए की वृद्धि। ठीक है, अब खर्चा बढ़ रहा है यहाँ पर 13%। ठीक, तो 5100 का 13% क्या होगा, 5100 गुणा 13/100, 2 0 से 2 0 गए, तो 13 गुणा 51 में करो, 13 कम 13 हासिल लगा 1, 13 पंजे 65 और 1 66। तो यहाँ वृद्धि हो गई 661 रुपए की। यहाँ कितने की रुपए की वृद्धि हुई, 661 की। तो बचत में कितने की वृद्धि होगी, बचत में वृद्धि होगी 1453 में से 661 घटा दो तो कितने आए, 5.2, 15 में से 6 गए 9, यहाँ बचे 13, 13 में से 6 गए 7। तो यहाँ आ गई 792.5 रुपए की वृद्धि। कि अब प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 792.5 बटा 2550 गुणा 100। देखो, 1 0 से 1 0 गया। अब जब 10 की गुणा इसमें करेंगे तो ये दशमलव को काट देगा। तो अब हमारे जीवन का उद्देश्य है 7925 को भाग देना 255 से। तो मेरे हिसाब से तो ये, अगर मैं अप्रोक्सीमेटली जाऊं तो मेरे हिसाब से ये 25 3 75, 30 से ऊपर उत्तर आ रहा है, जो कि ऑप्शन डी होना चाहिए। 255 से भाग दे के देख लेते हैं, 255 एकम 255 और 255 तियाँ 250 तियाँ 750, 5 तियाँ 15 तो 765। अब बचते कितने हैं, अगर ये 70 होते तो 22 5 27, 275 है, 1 मिनट, 765। तो यहाँ बचेंगे 12 में से 5 गए तो यहाँ बचे, ये तो 5 हो गए, 12 में से 5 गए तो 7। कहीं तो गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, ओहो सॉरी, यहाँ गलती की है। 13 एकम 13, यहाँ 3 आएगा, तो अगर यहाँ 600, यहाँ 790 आएगा।
है ना। यहाँ 3 आएगा, 3 में से 3 गए 0, 15 में से 6 गए 9, यहाँ 13 में से 790, यहाँ पे भी 790 ही जाएगा, ये भी 790 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 कम बचेंगे, ये 255 एक बार जाएगा, 31% की वैल्यू, 31% आ गया। ठीक है, इसका मतलब है ये 31% आ गया आपका उत्तर। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, क्यों? क्योंकि मेरे से ही गलती होगी, आपसे भी गलती हो सकती है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक। तो आपको करना कैसे है, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। ये तो हो गया बेसिक, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि यदि इस तरीके से जैसे प्रतिशत देगा प्रतिशत पूछा जाए, कैसे? जैसे यहाँ पे दे रखा है कि ये रुपए में दे रखी है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूछा गया है कि आय और व्यय में 19% और 13% की वृद्धि होती है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन, मतलब प्रतिशत देकर ही प्रतिशत पूछा गया है। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अनुपात ले लो दोनों का, क्योंकि हम यहाँ देखिए, आप यहाँ पे हम अनुपात ही तो ले रहे हैं, अनुपात के बाद यहाँ से प्रतिशत में वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पे भी देखो अनुपात लिया हमने ये, और उसके बाद ये प्रतिशत में वैल्यू दे रखी है, तो हम अनुपात ही लेंगे यहाँ पे भी। यहाँ पे क्यों हम एक्स्ट्रा वो करेंगे, फालतू में कैलकुलेशन करेंगे, फिर हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए कहीं। ठीक है, तो पूछा क्या गया, कहा गया है कि यदि आय का मतलब होता है इनकम, आय को लिख लेते हैं हम आई फॉर इनकम, इनकम है 7650, और यहाँ पे है व्यय दे रखा है 5100 रुपये, मतलब एक्सपेंडिचर है 5100 रुपये। तो इनका ले लेते हैं हम अनुपात ले लिया, तो अनुपात में कैलकुलेशन करते हैं, देखो 1 0 से गया 1 0, अब ये कितने से जा रहा है, 1 सेकेंड, 510 क्या से 200, ये एग्जैक्टली 255 से जा रहा है, 255 तियां और 255 दूनी 510, तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाता है 3:2। अगर इनकम 3 रुपए है, 3 यूनिट है, एक्सपेंडिचर 2 यूनिट है, तो सेविंग कितनी होगी, 3 में से 2 घटा दो, 1 यूनिट, है ना। लेकिन हमको आगे जाकर प्रतिशत निकालना है, तो हम एक काम करेंगे, इसको 3 न लेके 300 लेंगे, 2 न लेके 200 लेंगे, 1 न लेके 100 लेंगे। ठीक है, अब हम पेन चेंज करते हैं। अब क्या कह रहा है कि आय में तो हो जाती है उसकी 19% की वृद्धि, तो आय में देखते हैं, इसमें हो रही है 19% की वृद्धि। ठीक, और कह रहा है व्यय में हो जाती है 13% की वृद्धि, इसमें हो रही है 13% की वृद्धि। तो 300 का 19% क्या होगा, 19 3 57, यहाँ हो रही है 57 यूनिट की वृद्धि। यहाँ हो रही है 200 का 13% क्या होगा, 200 गुणा 13/100। देखो 300 का 19% कैसे निकाला, 300 तो गुणा 19/100, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, 19 3 57। ऐसे ही हम 200 का 13% निकाल लेंगे, 200 गुणा 13/100 बराबर 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 13 दूनी 26, तो यहाँ हो जाती है 26 यूनिट की वृद्धि। ठीक, यदि इनकम 57 यूनिट बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर 26 यूनिट बढ़ रहा है, तो सेविंग कितनी बढ़ेगी, 57 माइनस 26, 57 में से 26 जाएंगे तो 31 की वृद्धि। अब इसको निकालना है हमको प्रतिशत में, तो प्रतिशत में निकालना है तो 31/100, क्योंकि प्रारंभिक में 100 यूनिट सेविंग थी, ठीक है, गुणा 100%, 100 एकम 100 बराबर 31% की वृद्धि आ जाती है आपकी। दैट मीन्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ तो हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, और मेरे से जैसे हुई भी, लेकिन इस तरीके से आप करोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी आपकी। क्यों, आपने यहाँ पे आकर रेशियो ले लिया डायरेक्ट, है ना। आपको एग्जैक्ट वैल्यू जब इस तरीके से परसेंटेज देकर परसेंटेज ही पूछे, तो हमेशा आप इस तरीके से जो संख्याएं दे रखी हों उनका अनुपात ले लेंगे। ठीक है, यही नहीं, आगे कहीं भी अर्थमेटिक में आपको बहुत जगह ऐसा देखने मिलेगा कि आपने एग्जैक्ट वैल्यू न लेकर के आपने रेशियो ले लिया, है ना। वही हम यहाँ भी करेंगे, ये 65 से जा रही है एग्जैक्ट, और ये भी 65 से जा रही है। ठीक है, तो वही हम यहाँ भी करेंगे, वो भी सवाल ये भी दिख रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 75 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए पर्सन स्पेंड्स ₹13,000 आउट ऑफ एन इनकम ऑफ ₹19,500। ओके, इफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 13% एंड 9% रेस्पेक्टिवली। ठीक, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स। ओके, एक व्यक्ति
हिंदी में पढ़ते हैं, एक व्यक्ति 19,500 रुपये आय में से 13,000 रुपये व्यय करता है। ठीक है, यदि आय तथा व्यय में 13% और 9% की वृद्धि होती है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे भी प्रतिशत दे करके प्रतिशत में ही पूछ लिया, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेंगे। तो जो इनकम और एक्सपेंडिचर का हम ले लेंगे रेशियो। इनकम कितनी है? इनकम दे रखी 19,500 रुपये, ठीक। और एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? एक्सपेंडिचर है 13,000 रुपये। तो एक 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब ये देखो 65 दूनी 130 और 65 तियाँ 195। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया 3:2। अगर इनकम और एक्सपेंडिचर का 3:2 रेशियो है तो सेविंग्स कितनी होगी? अगर 3 यूनिट इनकम है और 2 यूनिट सेविंग है तो 2 यूनिट एक्सपेंडिचर है तो सेविंग कितनी होगी? 1 यूनिट। लेकिन हमको यहाँ परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो हम 3 ना मान के 300 मानेंगे, 2 ना मान के 200 मानेंगे, 1 ना मान के 100 मानेंगे। क्यों मानेंगे? जब परसेंटेज निकालेंगे तो हमको 100 से भाग देनी होती है। अब 100 से भाग देनी 3 में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, दशमलव में बात चली जाएगी। तो यहाँ 300 कर लेंगे, 300 200 100 इनको आसानी से भाग दे दी जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है? आय में तो 13% की वृद्धि होती है, तो आय है, आय में 13% की वृद्धि, ठीक। और क्या कह रहा है? व्यय में हो जाती है 9% की वृद्धि, व्यय में हो जाता है 9% का इंक्रीमेंट। तो अब 300 का 13% क्या होगा? 300 गुणा 13% का चिन्ह हटा कर लगा देंगे, 100 से कर देंगे भाग, क्योंकि प्रतिशत हटाते हैं 100 से करते हैं भाग। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 13 तियाँ 39। तो इसका मतलब आय तो 39 यूनिट बढ़ी, ठीक। और खर्चा कितना बढ़ा? खर्चा बढ़ा 200 का 9%, 200 का 9/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, बराबर 9 दूनी 18 यूनिट। इसका मतलब है खर्चा बढ़ गया 18 यूनिट। अगर खर्चा 18 यूनिट बढ़ा है, आय 39 यूनिट बढ़ी है, तो उसकी बचत कितनी यूनिट बढ़ गई? बचत बढ़ गई 39 माइनस 18, 39 माइनस 18 बराबर 21 यूनिट बचत हो बढ़ गई उसकी पहले से, ठीक। अब प्रतिशत में निकालते हैं, तो प्रतिशत में निकालने के लिए हमको क्या करना है कि कितनी वृद्धि हुई? 21 यूनिट की वृद्धि हुई। कितने पर वृद्धि हुई? 100 यूनिट पर। यही तो थी 100 यूनिट की सेविंग्स। 21 की वृद्धि हुई तो गुणा 100 और प्रतिशत का निशान, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यहाँ आ गया 21% की वृद्धि। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। आपको बेसिक से इस तरीके से नहीं करना है, जिस तरीके से यहाँ ये मैंने किया है ना, ये क्वेश्चन जो मैंने किया इस तरीके से आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना रहती है इसमें, है ना। आपको इस तरीके से करना है। लेकिन अगर रेशियो ना निकलता है, जैसे मान लो यहाँ तो रेशियो निकल गया, ये 3 2 में कट गया, ठीक। और यह भी 3 2 में कट गया, ठीक है। लेकिन अगर नहीं कटता है कोई तो फिर आप इसी तरीके से करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स, ओके, एंड 4 टीचर्स, ठीक है, ईच स्टूडेंट gets 20% of total number of students and each teacher gets 40% of the total number of teachers, ठीक। then find the total number of sweets, ठीक है। अब हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी में क्या कह रहा है? 65 छात्र और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को शिक्षकों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स मिलती है। तो स्वीट्स की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल कहता है 65 छात्र हैं। छात्र कितने हैं? 65, ठीक। और शिक्षक कितने हैं? शिक्षक है हमारे सवाल के हिसाब से 65 छात्र और 4 शिक्षक हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% मिठाई मिलती है, ठीक है। तो छात्रों की कुल संख्या है यहाँ पर 65, तो 65 का 20% कितना होगा? 65 का 20% होगा 65 गुणा 20%, और 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो 65 गुणा 1/5 बराबर 13। आप इस तरीके से निकाल लो या फिर इस तरीके से निकाल लो कि 65 गुणा 20/प्रतिशत का चिन्ह हटा कर लगा देंगे 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 और 5 से गया 13 बार, 13 पंजे 65, तो भी आएगा 13 यूनिट। इसका मतलब एक छात्र को 13 यूनिट मिठाई मिलती, 13 मिठाइयाँ मिलती हैं, 13 स्वीट्स मिलती हैं, ठीक है।
एक छात्र को है ये, एक का हिसाब है ये, ठीक है। अब पूछा क्या, कह रहा है कि प्रत्येक शिक्षक को शिक्षकों की कुल संख्या का 40% सीट मिलती है। शिक्षकों की 40%, यहां पे ये कह रहा है शिक्षकों की नहीं, यहां कह रहा होगा कि छात्रों का। फाइंड ये चीज टीचर्स, शिक्षक को शिक्षकों की नहीं, यहां छात्रों का ही कीजिए आप, यहां कीजिए छात्रों का, क्योंकि इससे अगर शिक्षकों का 4 का 40% निकालोगे दशमलव में चला जाएगा, और दशमलव में यहाँ कोई उत्तर है नहीं। तो ईच टीचर गेट्स फॉर, टीचर्स नहीं है, स्टूडेंट्स कीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स मिलती है। तो अगर 65 का 20% कितना हुआ, 13 यूनिट, तो 65 का 40% होगा इसका 2 गुना, इसका 2 गुना कितना होगा, 26 यूनिट। तो एक शिक्षक को 26 मिठाइयाँ मिलती हैं। तो स्वीट्स की कुल संख्या सीधे गुणा कर दो आप। यदि एक छात्र को 13 मिठाइयाँ मिल रही हैं तो 65 छात्र को कितनी मिलेंगी, 65 गुणा 13 प्लस, अगर एक शिक्षक को 26 मिठाइयाँ मिल रही हैं तो 4 शिक्षक को कितनी मिलेंगे, 26 गुणा 4। अब इनको सॉल्व कीजिए, 65 गुणा 13, 13 पंजे 65, 6 13 छः 78 और 6 84, 845 प्लस 26 चौक 104 बराबर 949। 949 मतलब ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका छात्रों है, शिक्षकों नहीं है, इसलिए ये सवाल थोड़ा अलग है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्या कह रहा है ये, व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 216, ओके इट बिकम, यहाँ से टाइप चेंज होता है ना। इसमें किस तरीके के सवाल है, आपसे इस तरीके के सवाल आ रहे हैं कि कोई संख्या को, चलो सवाल सही बताता हूँ सीधे आपको। क्वेश्चन नंबर 77, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 216, when a number is increased by 216, it becomes 140% of itself. Okay, find that number. कोई दिक्कत नहीं। जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 140% हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल अच्छा है, इसको हम लॉजिक से करेंगे, है ना। बेसिक से तो हो ही जाएगा कि 140% हो जाती है, 140 की वैल्यू ये रही। और चलो मैं बेसिक से ही बताता हूँ, उसके बाद लॉजिक से ही बताते हैं। यदि कोई संख्या स्वयं की 140% हो जाती है तो 140% का मतलब क्या हुआ, 140% का मतलब हुआ 140/100, 20 से काट लो, 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140, दैट मीन्स 7/5। अगर कोई संख्या पहले 5 थी तो अब 7 हो जाती है। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई, 2 यूनिट की। और इसमें कह रहा है जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है, सवाल के हिसाब से बढ़ाया जाता है 216, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट की वैल्यू है 216। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 108। पूछा क्या है, वह संख्या कितनी है, वह संख्या है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5 गुणा 108 बराबर 540। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ये तो हो गया बेसिक से सवाल। अब हम करते हैं जरा लॉजिक से सवाल। लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक यह कहता है, लॉजिक ये कहता है कि जब किसी संख्या को कुछ बढ़ाएगा, कितना ही बढ़ाएगा उसको छोड़ो, कितना बढ़ाएगा वो बाद में देखेंगे, कुछ बढ़ाएगा तो वह स्वयं की 140% होगी। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि कोई भी संख्या स्वयं की होती है 100%, ठीक है। अगर कोई संख्या कुछ बढ़ाने के बाद, कुछ संख्यात्मक मान बढ़ाने के बाद 140% हो गई तो वो संख्या कितनी बढ़ाएगी, संख्या 40% ही तो बढ़ाई गई। अगर कोई संख्या 100% थी और सवाल के हिसाब से वो 40% हो, 140% हो गई, तो उसमें कितने की वृद्धि की गई, 40% की वृद्धि। और 40% की वृद्धि, सवाल में संख्यात्मक मान क्या है, सवाल में कह रहा है कि उस संख्या को 216 बढ़ाया गया है सवाल के हिसाब से। तो 40% की वैल्यू कितनी हो गई, 216। अगर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 216/40। पूछा है वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या कितनी है, वह संख्या है 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी,
216/40 गुणा 100, तो 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 2 से गया ये 108 बार। अब 108 की गुणा जब हम 5 में करेंगे तो आ जाएगा 540। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, आपको इतनी मगजमस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे आप इस लॉजिक से भी आप सवाल कर सकते हैं कि पहले कोई संख्या जो मूलतः होती है वो 100% होती है, कोई भी संख्या स्वयं की 100% होती है शुरुआत में। ठीक है, इस लॉजिक से भी आप सवाल कर सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 क्या कहता है? इफ 75 इज एडेड टू 75% ओके ऑफ अ नंबर, ठीक, then the result obtained becomes equal to that number, okay, then find the 40% of that number। ठीक है, एक संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर हो जाता है। तो संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो उसी से करेंगे हम, कोई भी संख्या होती है स्वयं का 100%। ठीक है, यदि किसी संख्या में 75% जोड़ा जाता है, किसी संख्या के 75% में कुछ जोड़ा जाता है, ये 75 जोड़ा जाता है, इसको हम बाद में देखेंगे, कुछ जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं के बराबर हो जाती है, उसी संख्या के बराबर। तो वो संख्या शुरुआत में कितनी थी? 100%। मतलब यदि कोई संख्या 75% थी और वो संख्या स्वयं के बराबर हो गई तो वो कितनी हो गई? वो 100% हो गई, नहीं हो गई? कोई भी संख्या स्वयं की कितनी होती है? 100%। उस संख्या के 75% में कुछ जोड़ा गया, कुछ जोड़ा जाने के बाद वो संख्या यदि स्वयं के बराबर हो गई तो वो कितनी हो गई? वो संख्या हो गई 100%। तो परसेंटेज में कितना जोड़ा गया? उसमें परसेंटेज में जोड़ा गया 25% जोड़ा गया। ठीक है, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना जोड़ा गया? सवाल के हिसाब से जोड़ा गया 75 यूनिट जोड़ा गया। तो 25% की वैल्यू है 75 यूनिट। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू होगी 75/25, 25 एकम 25, 25 3 75, दैट मीन्स 3। 1 यूनिट की वैल्यू आ, 1% की वैल्यू आ गई 3। तो संख्या का 40% ज्ञात करना है। तो संख्या का 40% ज्ञात करना है तो 40% की वैल्यू क्या होगी? 40% की वैल्यू होगी 40 गुणा 3, 40 3 120। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। क्या नाम है, ये थोड़ा इसमें लॉजिक लगाना है कि कोई भी संख्या स्वयं का 100% होती है। ठीक है, यदि कोई संख्या मतलब स्वयं के बराबर हो गई तो वो संख्या कितनी हो गई? वो 100% हो गई। 75% संख्या थी, वो स्वयं के बराबर हो गई जितनी पहले थी, मतलब वो 100% हो गई। तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 25% की वृद्धि हुई, जो कि संख्यात्मक मान है 75, जो कि यहाँ सवाल में दे रखा है। उसके बाद से ये कैलकुलेशन है, ये कोई बहुत बड़ी तो है नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्या कहता है? 79 कहता है A box contains 100 blue, 50 red, 50 black balls. Okay, 25% blue balls and 50% red balls are taken out. ठीक, then what percent of balls are currently black? ठीक है, एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल, 50 काली गेंदें, 25% नीली गेंदें और 50% लाल गेंदें निकाल ली गई। तो वर्तमान में कितने प्रतिशत गेंदें काली हैं? सवाल कोई बहुत खतरनाक नहीं, जो कह रहा है वो करते जाओ। ठीक है, तो ब्लू बॉल कितनी है? बॉल 3 तरीके की हैं, ब्लू, रेड और ब्लैक। ठीक है, ब्लू, रेड और ब्लैक। ठीक, ब्लू बॉल कितनी है? ब्लू बॉल है 100 संख्या में। रेड बॉल ये रही, रेड बॉल है 50 और इसी हिसाब से ब्लैक बॉल भी है 50। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि 25% नीली गेंदें और 50% लाल गेंदें निकाल ली जाती हैं। अगर 25% नीली गेंदें कम कर दी गई, माइनस का चिन्ह यहाँ इसलिए लगा दी ताकि मैं दोबारा सवाल को ना देखने जाऊँ कि कम की गई हैं या बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, और 50% लाल गेंदें निकाल ली जाती हैं। तो देखते हैं 100 का 25% कितना होगा? 100 का 25% 25 ही होगा। तो 100 में से 25 कम कर दी तो कितनी रहेंगे ब्लू बॉल? 75। ठीक है, अब 50 में 50 का 50% मतलब 50% लाल बॉल कम कर दी तो 50 का 50% कितना होगा? 50 गुणा 50%। और 50% की वैल्यू है 1/2, तो 50 गुणा 1/2। अब 2 से भाग देंगे 50 को तो जाएगा 25 बार। तो इसका मतलब 50 बॉल थी जिसमें से 25 कम कर दी,
तो कितनी बची यहाँ पर 25। और बक्से के अंदर जो बॉक्स है उसके अंदर थैला बॉक्स के अंदर ब्लैक बॉल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो ब्लैक 50 ही है। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, पूछा यह गया है कि वर्तमान में कितने प्रतिशत गेंदें काली हैं, कितने प्रतिशत गेंदें काली हैं। तो एक काम करो, टोटल गेंदें कितनी है, टोटल गेंद है 75 और 25, 100 और 50, 150। 150 तो टोटल गेंदें हैं, जिनमें से 50 गेंदें काली हैं, तो प्रतिशत में कितनी होंगी, तो टोटल कितनी गेंदें हैं, टोटल है 150, जिनमें से काली कितनी है, काली है 50, प्रतिशत में चिन्ह लगाना है तो गुणा 100। एक मिनट, यहाँ प्रतिशत लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम भिन्न से परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो 50 बॉल हैं काली और 150 बॉल हैं टोटल, तो 50 150 में से कितना होगा, 50 से कम 50, 50 3 150, दैट मीन्स 1/3। और 1/3 को यदि प्रतिशत में परिवर्तित करोगे तो उत्तर आएगा 33 सही 1/3। और 1/3 को 0.3333 लिखते हैं, और 2/3 को लिखते हैं 0.6666। किसी दिन भाग दे के देखना कि 1/3 को 0.33 आएगा, और 33 आता ही रहता है, 3333 आता ही रहता है, इसलिए हम 2 अंकों तक लिख लेते हैं। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ डजन कैंडल्स इज ₹180। ओके, अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन इट। ठीक है, देन हाउ मेनी कैंडल्स कैन बी बॉट फॉर ₹48। कोई दिक्कत नहीं। एक दर्जन मोमबत्ती का अंकित मूल्य है 180 रुपये, उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो 48 रुपये में कितनी मोमबत्तियाँ खरीदी जा सकती हैं। जो सवाल कह रहा है उसको लिखते जाओ। देखो, एक दर्जन किसी भी चीज़ का एक दर्जन जो है संख्या में कितनी होती है, 12 होता है। एक दर्जन 12 संख्याओं के बराबर होता है। जैसे आप केले खरीदने जाते हैं तो कहते हैं ना, एक दर्जन केले देते तो एक दर्जन में वो कितने देता है, एक दर्जन में वो 12 केले देता है। ठीक, तो सवाल के हिसाब से पढ़ते हैं कि एक दर्जन मोमबत्ती के अंकित मूल्य है 180 रुपये। 12 मोमबत्तियों का अंकित मूल्य है 180 रुपये। ठीक है, उस पर 20% की छूट दी जाती है। तो अगर किसी भी चीज़ पर 20% की छूट दी जाती है तो कितने प्रतिशत में बेची जाएगी, 80% में। कैसे, जैसे कोई भी संख्या स्वयं का 100% होती है, अगर हमने इस पर 20% की छूट दे दी तो फिर कितनी बची, 100 में से 20 गए तो 80% बची। तो वही हिसाब है, तो दैट मीन्स यह अपने 80% रुपये पर बेची जाएगी। तो अब ये हो गया इसका बिक्री प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो 180 का 80% निकाल लो, बराबर 180 गुणा 80/100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, और 18 144, मतलब 12 मोमबत्तियों का विक्रय मूल्य कितना है, 144 रुपये। तो एक यूनिट का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो एक मोमबत्ती का विक्रय मूल्य होगा 144/12। तो 12 कम 12, 12 बारी में 144, 144 12 का ही स्क्वायर है। स्क्वायर याद करने को दिए थे आपको कितने तक, 30 तक, वो आपने उम्मीद है कर लिए होंगे। तो एक मोमबत्ती का बिक्री मूल्य है 12 रुपये। ठीक है, इसका मतलब 12 रुपये में, सॉरी, जो 12 रुपये में एक मोमबत्ती मिल रही है, अगर 12 रुपये में एक मोमबत्ती मिल रही है तो 48 रुपये में कितनी मिलेंगे, यहाँ भी 4 से गुणा कर दोगे तो 48 रुपये हो जाएंगे, तो इधर भी 4 से गुणा कर दो तो 48 रुपये में 4 मोमबत्ती मिलेंगी। दैट मीन्स, कहाँ गया पेन, ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर, जो कि ये रहा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पर। एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 81 से करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।